جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में 3 ममालिक के साथ ताल्लुकात पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा यूरोपीय यूनियन, उसमें हमने पढ़ा बरतानिया और जापान। ये 3 मुल्कों के साथ ताल्लुकात पढ़े। आज के लेक्चर में एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसी चैप्टर में पहले भी बेटा जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे क्या कहते हैं, राहदारी मंसूबा, सी पैक, उसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ भी ज़िक्र किया है। पहले मैं आपको ये टॉपिक बस रीडिंग करके समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने असल लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अमन को कायम करने के लिए क्या रोल प्ले किया है। तो बेटे वो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देखें इकोनॉमिक कॉरिडोर। आए अपनी बुक पर और पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे ग्रेट ट्रेड प्लान। जी, बड़ा तिजारती मंसूबा, बड़ा तिजारती मंसूबा। मैं बेटे चूँकि ये शॉर्ट है इसलिए यहाँ से पढ़ के आपको समझा देता हूँ। कहते हैं चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा बहुत बड़ा तिजारती मंसूबा है, जिसका मकसद जनूब मगरबी पाकिस्तान से चीन के शुमाल मगरबी इलाके संगियांग तक गवादर बंदरगाह, रेलवे और मोटरवे के ज़रिए से तेल और गैस की कम वक्त में तरसील है। तरसील कहते हैं पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यानी इधर देखो मेरी तरफ, पाकिस्तान का जो साउदर्न एरिया है, बोलो कौन सा, पाकिस्तान का जो साउदर्न एरिया है, साउदर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्दर्न एरिया ऑफ चाइना, ठीक है, शुमाली इलाका चाइना, जिसका शहर कौन सा है, संगियांग, बोलिए, यहाँ तक तेल को थोड़े टाइम में पहुँचाना। तो तेल को थोड़े टाइम में पहुँचाने के लिए एक मंसूबा बनाया गया है। उस मंसूबे को क्या कहा जाता है बेटे, पाक चाइना राहदारी मंसूबा। इक्तिसादी राहदारी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मरकज़ी अहमियत रखती है। यहाँ लिखें मईशत की मजबूती, अगले पॉइंट पर लिखेंगे मईशत की मजबूती, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मईशत की मजबूती। कहता है ये जो हमारा मंसूबा है, ये जो रोड बन जाएगी पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो क्या पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, बोलिए कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान के जनूबी इलाके से चीन के शुमाली इलाके संगियांग तक। बस ये इतनी सी बात है, समझ के याद करेंगे तो पाक स्टडी कभी मुश्किल नहीं। तो जब हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर ये मुश्किल ही मुश्किल। तो खैर हम यहाँ बात मईशत की, कहते हैं इससे मईशत मजबूत होगी। देखें बड़ी सादा बात, कहता है चीन पाकिस्तान का इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते के ममालिक की मईशत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। ये मंसूबा मुख्तलिफ़ ख़ित्तों को बाहमी तौर पर मुंसलिक करके तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और तमीर नौ के आगाज़ के पेश नज़र इस मंसूबे की अहमियत बढ़ गई है। अफ़गानिस्तान में अमन के नतीजे में ग्वादर बंदरगाह से तिजारत भी बढ़ेगी। तो सिंपल इज़ दैट बेटे, इधर देखो इस पूरे पॉइंट के अंदर ये 2 बातें लिखी हुई हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा बल्कि इस खित्ते में यानी साउथ एशिया में जितने मुल्क हैं वो भी इसके ज़रिए तरक्की करेंगे। और सबसे बढ़कर अब अफ़गानिस्तान में चूँकि अमन आ गया है तो अफ़गानिस्तान भी इस रोड के ज़रिए क्या कर सकेगा, तिजारत कर सकेगा, और अफ़गानिस्तान के हालात भी क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अगला पॉइंट लिखें मस्बत असरात। इस मंसूबे के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। मस्बत असरात क्या क्या पढ़ सकते हैं बेटा, ज़रा देखिएगा। कहते हैं जी कि इससे एनर्जी बढ़ेगी इस इलाके में, साफ ज़ाहिर। फिर नंबर 2 सड़कें बनेगी, नई रेल गाड़ियाँ आएंगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज़म होगी, बढ़ेगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक जो है वो मजबूत होगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, गुर्बत ख़त्म होगी और मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। रूटीन की बातें लिखी हुई हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और हो भी जाएगा अगर ये कंप्लीट हो जाए तो
मसलन अब आप देखें ना, अगर बेटे इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब सिर्फ ये एक रोड बन जाए बस और कुछ भी ना हो, हालांकि इसकी तो बहुत एक्टिविटीज़ है ना, अगर सिर्फ रोड बन जाए उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा पुत्र एक रोड के ऊपर ज़रा सोचे कितने होटल्स बनते हैं, कितने पेट्रोल पंप बनते हैं, कितने बेटे अगर छोटे कारोबार वाले भी आप देखें तो कितने पेंचर लगाने वाले हैं और रेडियों वाले, और कितनी नई ट्रांसपोर्ट आएगी नित्य। तो मतलब और फिर साफ ज़ाहिर है जब चाइना ने यहाँ से गुजरना है तो एग्रीमेंट ये है कि यहाँ पर वो इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, उससे कितना रोज़गार मिलेगा, इर्द गिर्द शहर आबाद हो जाएंगे उस पूरे कॉरिडोर के इर्द गिर्द। तो मतलब ये कि वाक़ता नहीं अगर अमल हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी और इर्द गिर्द के मालिक के लिए भी ये मनसूबा बहुत अच्छा है। ये बेटे एक बात हो गई। अब हम विदाउट एनी डिले अगले पॉइंट की तरफ आते हैं और इस टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। टॉपिक ये है कि पूरी दुनिया में अमन को कायम करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है। मसलन पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे मेंबरशिप ऑफ यूएनओ, अक़वामे मुत्तहिदा की रुकनीत। शाबाश, अक़वामे मुत्तहिदा की रुकनीत, मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। बेटे आपने अक़वाम मुत्तहिदा का नाम तो इस चैप्टर में कई मरतबा सुना है कि नहीं सुना? बोलिए, सुना है ना? तो अक़वाम मुत्तहिदा बेटे ये एक इदारा है जो पूरी दुनिया में अमन को अमन को कायम करता है। बोलिए क्या? अमन को कायम करता है। तो जो मुल्क इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले ले, जो मुल्क इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाए तो फिर वहाँ पर भी अमन प्रमोट करना किसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है? तो कहते हैं चूँकि हम अमन पसंद हैं तो इसलिए हमने सबसे बड़ी अमन पसंद तंजीम जिसका नाम है अक़वाम मुत्तहिदा उसकी मेंबरशिप ली हुई है। तो हम इतने अजीम कौम हैं। अगले पॉइंट पर बेटे लिखें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड का एहतराम। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड का एहतराम जी। टू रिस्पेक्ट द चार्टर ऑफ यूएनओ, टू रिस्पेक्ट द चार्टर ऑफ यूएनओ। बेटा ये क्या बात है? सुनो, समझें, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ के फिर रीड करें तो बात क्लियर हो जाती है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या बात हो रही है? कहता है जी वो जो यूएनओ है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उस अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? रूल। उन रूल्स को कहते हैं चार्टर्ड रूल्स बनाए हुए हैं। तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता है बेटे? उन रूल्स का, उस चार्टर्ड का क्या करता है? एहतराम। एहतराम का क्या मतलब है? कि रख के उसको सजदा करता है, पूजता है या उस पर अमल करता है? अमल करता है। ख्वाब में जब अमल मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान की आँख खुल जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट पर लिखे मसला कश्मीर का हल। मसला कश्मीर का हल जी, सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। अब आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, इसमें क्या कहते हैं? देखें पाकिस्तान अमन पसंद है और इर्द गिर्द के इलाकों में भी अमन चाहता है, लिहाजा अंडरलाइन करें 1949 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को कहा था कि कश्मीर को आज़ाद कर दो। देखें आज के दिन तक पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि वो हो जाए, आज़ाद हो जाए, और यही वजह है कि अमन फ़ौजें भी भेजी जाती हैं और कश्मीर को आज़ाद करवाने की जिद्दोजहद जारी है। अगले पॉइंट पर लिखें खलीजी रियासतों की मदद, हेल्प टू गल्फ़ स्टेट्स। खलीजी रियासतों की मदद जी। बेटा गल्फ़ स्टेट्स हैं, लाइक अंडरलाइन करें बेटा, बोस्निया, सूडान, कांगो, ये मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं, इन पर भी नॉन मुस्लिम्स का कब्ज़ा है। तो इनको आज़ादी दिलवाने के लिए भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहता है, यहाँ तक कि अपनी फ़ौज भी वहाँ भेजता है। और हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की इस हवाले से की गई स्ट्रगल्स को बहुत ज़्यादा सराहा भी है। अगले पॉइंट पर लिखें गैर मुस्तकिल रुकन, नॉन परमानेंट मेंबर। गैर मुस्तकिल रुकन, नॉन परमानेंट मेंबर। बेटे देखो, आपने अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुना हुआ है और आपने सलामती कौंसिल का नाम भी सुना हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल। बोलिए, सुना हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का नाम?
अच्छा, ये आपने सुना मसला कश्मीर वाले लॉन्ग क्वेश्चन में पड़ा हुआ है। अच्छा अब सुनो बेटा, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, सलामती काउंसिल, उस इदारे के पूरी दुनिया में एक वक्त में 15 मुल्क मेंबर होते हैं। बोलो कितने मेंबर मुल्क होते हैं? जिनमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। कहते हैं जी पाकिस्तान चूँकि अमन पसंद मुल्क है, तो इस वजह से पाकिस्तान वो जो नॉन परमानेंट मुल्क मेंबर हैं उस इदारे के, किस इदारे के? हाँ, सलामती काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के, सलामती काउंसिल के। मैंने बताया अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है सलामती काउंसिल। उस इदारे के एक वक्त में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। अब 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो वो ये बता रहा है कि भाई वो जो नॉन परमानेंट हैं उनमें एक मरतबा पाकिस्तान भी मेंबर रह चुका है, क्योंकि वो जो नॉन परमानेंट है वो हर 3 साल के बाद तब्दील होते रहते हैं। तो ये बेटे यहाँ बात की गई, उनका मेंबर चूँकि अमन पसंद था। आगे चलें बेटे, मसला फ़लस्तीन का हल, सॉल्यूशन ऑफ फ़लस्तीन इशू, मसला हाँ जी, मसला फ़लस्तीन का हल। फिर इसी तरह बेटे आपने मसला फ़लस्तीन डिटेल में पढ़ा है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पीछे। तो बेटे उस मसले को हल करने के लिए भी पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा को कहता रहता है कि भाई जान आप हल कर दें, हल कर दें। वो कहते हैं ज़रा हम आपको पहले लूट लें मज़ीद, उसके बाद हल करेंगे। उसके बाद बेटे अगले पैराग्राफ पर आ जाए, लास्ट पैराग्राफ है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ से पहले आपको एक बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा। ये बॉक्स बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, वीटो से क्या मुराद है? डिफाइन वीटो। तो मैंने आपको अभी बताया, इधर देखो, अभी मैंने बताया अक़वाम मुत्तहिदा के कौन से इदारे के बारे में अभी बताया था मैंने? सलामती का। वो जो सलामती काउंसिल है उसके टोटल मेंबर कितने? परमानेंट कितने? बेटे वो 5 परमानेंट मुल्क ये हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चाइना। अच्छा इधर देखो, ये चाइना, ये 5 मुल्क हैं। अब कोई भी मसला कोई भी मसला है उसको सॉल्व करना है या उसको सॉल्व नहीं करना, तो ये 5 मुल्क आपस में बैठते हैं। तो फॉर एग्जांपल 5 मुल्क बैठे, तो 4 मुल्कों ने ये कह दिया कि मसला फ़लस्तीन हल होना चाहिए, एक ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए, तो बाकी चारों को भी उस एक की बात माननी पड़ती है। ये जो एक की बात माननी पड़ती है, ये जो पावर है, इस पावर को बेटे कहते हैं वीटो पावर। बोलो क्या कहते हैं? वीटो। तो बेटे जैसे बहुत सारे मामलात होते हैं, बाज़ औक़ात कोई भी इशू हो जाता है, वो कहते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के ऊपर ये काम करना है, तो चाइना अक्सर वीटो कर जाता है और पाकिस्तान के ऊपर वो काम होने नहीं देता। इसी तरीके से मतलब ये जो 5 मुल्क हैं ये आपस में इस तरीके से मामलात करते रहते हैं। तो ये वीटो, इसको वीटो पावर कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन आपके नोट्स में भी बना हुआ है। उसके बाद बेटे आगे चलें, तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें आप हेडिंग लिखेंगे जी, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। जी पाकिस्तान ने सिर्फ सियासी और फ़ौजी मिलिट्री यही हेल्प नहीं की पूरी दुनिया में, बल्कि कई मुल्कों में पाकिस्तान ने अपने वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, फलाही इदारे बनाए हैं और गरीब लोगों की मदद की है। और ना सिर्फ गरीब लोगों की मदद की है, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफ़िस है उस ऑफ़िस में भी कई पाकिस्तानियों ने मुलाजमत भी की हुई है। ठीक है, ये है पाकिस्तान का रोल। तो आगे चलें बेटा, एक्सरसाइज देखें इसकी। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया 24 अक्टूबर 1945। OIC की बुनियाद 69 में किस मुल्क में रखी गई? रिबात शहर में रखी गई। अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया जी, पाकिस्तान ने 30 सितंबर को किसकी मेंबरशिप ली? अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया? ईरान। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? आ जाए बेटा, पहले पेज पर डेफिनेशन आपको बताई हुई है, इसी चैप्टर के पहले पेज पर। जल्दी से शाबाश जी, पेज नंबर 27, शाबाश, पेज नंबर 27 पर जल्दी से आ जाएं बेटा, पेज नंबर 27 पर।
اس کے بعد اگلا ہے وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام لکھیں. تو یہ بیٹا پیج نمبر 35. تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، ٹھیک ہے جی، یہ ساری بیٹا لکھی ہوئی ہیں، اور جو ان کو یاد نہ کرے وہ ہے چبلستان. آگے دیکھیے، گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت کو 3 سطروں میں تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا پیج نمبر 23 پر بھی ہے، اور بھی 3-4 جگہوں پر ہے، آپ کوئی بھی کر لیں، یہ 23 والا ہی کر لیں چاہے تو. ویسے تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھایا نا، یہ اس کے مثبت اثرات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ان تینوں میں سے بھی کوئی آنسر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں، کیا نہیں، آپ کی بک کوئی اور ہوگی. یہ بیٹا دیکھ لیں، اس کا آنسر 26. آپ نے 23 بتایا نا، 26. میں نے یار آپ کی بات پہ یقین کر لیا. 26 اوکے، میں نے غلط سنا. آگے بیٹا مسئلہ فلسطین. تو یہ جو فلسطین والا لانگ کویسچن ہے، اس کے پہلے 2 پوائنٹ، پیج نمبر 38، اس کے پہلے 2 پوائنٹ بیٹا کرنے ہیں. اگلا ہے پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں، وہ بیٹا پیج نمبر 25، وہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے، پیج نمبر 25. یہ بیٹے آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا. اب آپ نے مجھے نوٹس دیں، ذرا نوٹس جلدی سے دیں جو میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. ان میں بیٹا پیج نمبر نکالو، 2 پیج نمبر. مجھے اس کے ٹوٹل شارٹ کویسچن بتاؤ. یہ آپ کے ٹوٹل بیٹا آپ کے نوٹس میں جو شارٹ کویسچن ہیں وہ ہیں 41 ویٹو پاور سمیت. تو آپ نے بیٹا صرف 20 شارٹ کویسچن فرائیڈے کو یاد کر کے آنے ہیں، 20 پہلے 20. اور میری بات سن لیں، میں نے بیٹے اگلا چیپٹر یہ آپ پر ہے کہ آپ نے جلدی سلیبس ختم کرنا ہے یا لیٹ. میں نے جب تک آپ مجھے یہ 40 شارٹ نہیں سنائیں گے، چاہے بیٹے مہینہ لگ جائے، کل کو آپ کے پیرنٹس بات نہیں کر سکتے مجھے، کیونکہ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے ان کو یاد کروا کے پھر آگے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بیٹے جتنے دن مرضی لگ جائیں، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میں سنے بغیر میں آگے چلا جاؤں. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سلیبس جلدی ختم ہو، آپ کے پیرنٹس کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ مجھے فرائیڈے کو یہ 20 شارٹ اور سیٹرڈے کو اگلے 20 شارٹ سنائیں. اللہ خیر صلاح. یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ 40 شارٹ یاد کرنے ہیں.